रेलवे स्टेशन पर तीखे दाल चावल वाली सास बहू। बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर क्यों बैठी हो? पापा जी, मैं वैभव का इंतजार कर रही हूँ। बहू 11 बजने को है, उसे आने में बहुत देर होगी। तू खाना खाकर सो जा। मम्मी अभी भी रात में पापा के बिना खाना नहीं खाती, चाहे पापा रात के 1 या 2 बजे क्यों ना आए। बहू, उससे पता चलता है कि तू अपने पति से कितना प्यार करती है, पर अब शहर में ये सारे नियम कौन मानता है। तू खाना खा ले, जब वैभव आए तब उसे खाना खिला देना। मम्मी जी, वो अकेले बैठकर खाना खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं उनके साथ ही खाना खा लूंगी। आप लोग सो जाइए। जिसके बाद भुवनेश्वर और सुलक्षणा अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं डाइनिंग टेबल पर बच्चों को पढ़ा रही भानवी बच्चों की कॉपी किताब बैग में रखकर बच्चों को कमरे में सुला देती है और फिर रसोई में आकर थोड़े चावल और दाल निकालकर धोने लगती है। अब तो वैभव आने ही वाले होंगे। इतनी रात को उन्हें रोटी और बैंगन की कलौंजी नहीं खिला सकती, बहुत हैवी हो जाएगा। उनके लिए दाल चावल बना देती हूँ, साथ में थोड़ी तीखी चटनी भी बना लूंगी। वैभव को ऐसा ही सादा खाना पसंद है। इतना सोचते हुए भानवी दाल चावल बनाकर दाल में थोड़ा घी का तड़का लगाती है और थोड़ी तीखी चटनी बनाकर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रखकर बैठ जाती है, जहां वैभव का इंतजार करते करते भानवी की पलकें भारी होने लगती हैं और वो डाइनिंग टेबल पर ही सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ चलती ट्रेन की कैंटीन में धनंजय के पेंट्री बॉय फॉर्मल कपड़े पहने वैभव के दोनों हाथ पकड़े खड़े होते हैं। देखो ऑफिसर, कामयाब होने के 2 तरीके होते हैं। जो तुम्हें पीछे करना चाहे उसे अपना दोस्त बना लो और साथ में तरक्की करो। तरक्की? और तेरे साथ? मैं रेलवे का फूड इंस्पेक्टर हूँ। मेरी तरक्की तब होगी जब मैं तेरी कैंटीन बंद करवाऊंगा। अच्छा, जब बात पहले तरीके से ना बने ना तो दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। धनंजय के इतना कहते ही गुंडे वैभव को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। वहीं एक दर्दनाक चीख के साथ वैभव अपनी आखिरी सांस लेता है। रात बीतती है और अगले सुबह घर में खबर मिलते ही सभी स्टेशन पहुंचते हैं, जहां एक भीड़ के बीच सफेद कपड़े में लिपटी वैभव की लाश रखी होती है, जिसे देखते ही भानवी घुटनों के बल गिरकर रोने लगती है। वैभव, उठो। वैभव, वैभव। अरे दुष्ट पापियों, तुम लोगों ने मेरे बेटों को सफेद कपड़े में क्यों लपेट कर रखा है? वैभव बेटा, उठ। इस तरह रेलवे स्टेशन पर क्यों सोया है? क्या हम जो देख रहे हैं वो सच है? ये सब कैसे हुआ? जी, लग तो ऐसा रहा है कि इन्होंने आत्महत्या की है, क्योंकि इनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद ये यहाँ क्या कर रहे थे, और जिस ट्रेन से ये हादसा हुआ वो ट्रेन आप लोगों के घर की तरफ भी नहीं जाती है। दिमाग खराब हो गया है आपका। हमारा हंसता खेलता परिवार था, आखिर मेरे पति आत्महत्या क्यों करेंगे? जी, हमने बाहर गाड़ी मंगवा दी है, आप इन्हें लेकर जा सकते हैं। आशुतोष वैभव की बॉडी गाड़ी में रखवा देता है, जिसके बाद पूरा परिवार अपने घर पहुंचता है। वहीं घर के बाहर वैभव की लाश रखी जाती है, जहां सभी पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। सुलक्षणा अपने कुछ खास रिश्तेदारों को फोन करती है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में सभी रिश्तेदार भी इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं कार्तिक और प्रियांशी वैभव का हाथ पकड़कर वैभव को उठाने की कोशिश करने लगते हैं। पापा उठिए ना, पापा उठिए, हमें गुड़ा गुड़ा खेलना है। मम्मी, दादा दादी, आप सब पापा को उठाइए ना। पापा ने कहा था कि वो हमारी स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएंगे, ये तो सो रहे हैं, इन्हें उठाइए ना। जरूर ये भानवी अपने पति को परेशान करती होगी, तभी तो उसने सुसाइड किया है। क्या पता वैभव को पता चला हो कि इसकी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया हो। मेरी बहू पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? और मेरा बेटा इतना बुज़दिल नहीं था कि खुदकुशी कर ले। भगवान ने उसे हादसे का शिकार बना दिया। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो वैभव को लेकर चलो। भुवनेश्वर अपने कुछ रिश्तेदारों और वैभव के दोस्तों के साथ वैभव को शमशान घाट लेकर आते हैं, जहां भुवनेश्वर कार्तिक को अपनी गोद में उठाकर वैभव की चिता को अग्नि दिलवाते हैं। वहीं अपने जवान बेटे को चिता की अग्नि में जलता देख भुवनेश्वर के सीने में तेज दर्द शुरू हो जाता है और भुवनेश्वर घुटनों के बल गिर पड़ते हैं। भगवान, बुला ले मुझे मेरे बेटे के पास। बेटा, मैं आ रहा हूँ बेटा। क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? क्या हुआ आपको?
मम्मी जी, शायद वैभव के देहांत का पापा जी पर गहरा असर पड़ा है। हमें इन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए। सुलक्षणा और भानवी भुवनेश्वर को तुरंत अस्पताल लेकर आती हैं और उन्हें डॉक्टर मित्तल के अंडर भर्ती कराती हैं। जी, आपके ससुर को हार्ट अटैक आया है। ऑपरेशन में 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। थोड़ी देर में पैसे मैं जमा कर दूंगी। बहू, कुछ घंटों में 10 लाख रुपए हम कहाँ से लेकर आएंगे? मम्मी जी, मेरे पास जितने गहने हैं हम उन्हें बेच देंगे। बहू, तेरे गहने बेचकर भी मुश्किल से हमें 3 लाख रुपए मिलेंगे। बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? मुश्किल वक्त पर ही तो रिश्तेदार काम आते हैं। गांव में चाचा ससुर को फोन कीजिए, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। सुलक्षणा अपने गांव के रिश्तेदारों को फोन करती है। वहीं दूसरी तरफ भानवी भी फोन पर कुछ रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाती है, लेकिन दोनों सास बहू के हाथ रिश्तेदार ठेंगा पकड़ाकर पीछे हट जाते हैं। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी, वरना आज मैं अपने भाई को फोन करती और अगर उन्होंने भी मुझे मना कर दिया होता तो रिश्तेदारों पर से मेरा भरोसा ही उठ जाता। बहू, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें अपना घर बेचना पड़ेगा। जिसके बाद सुलक्षणा और भानवी शहर के एक जाने माने जमींदार को अपना घर बेच देती हैं। साथ ही भानवी अपने सारे गहने और बैंक में रखे सभी पैसे इकट्ठा करके अस्पताल के रिसेप्शन पर जमा कर देती है। फिर भुवनेश्वर के सीने में पेसमेकर लगाया जाता है। वहीं एक हफ्ते के बाद भुवनेश्वर दोनों सास बहू के किराए के छोटे से घर के एक कोने में चौकी पर लेटे होते हैं। तभी कार्तिक और प्रियांशी स्कूल से लौटते हैं। मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मम्मी, तुमने हमें सुबह नाश्ता भी नहीं दिया था और लंच भी नहीं दिया था। बहू, जो हुआ उसे भूल जाओ, अपने जीवन में आगे बढ़ो। कब तक तुम दोनों सास बहू खुद को इस दुख के कुएं में डुबोए रखोगी? आप सही कह रहे हैं पापा जी। वैभव के बाद अब मैं ही अपने बच्चों की पिता हूँ। भानवी घर के कोने में बनी एक छोटी सी रसोई में आती है, जहाँ एक छोटा स्टोव और राशन के कुछ खाली डिब्बे पड़े होते हैं। खाने में क्या बनाऊं? हमारे पास तो सिर्फ थोड़े बहुत मसाले, नमक और तेल ही बचा है। चावल, आटा, दाल कुछ भी नहीं है। बहू, याद है वैभव ने हमारे लिए राशन कार्ड बनवाया था? वो राशन कार्ड लेकर सरकारी राशन की दुकान से थोड़ा दाल चावल ले आते हैं। जिसके बाद दोनों सास बहू अपना राशन कार्ड लेकर सरकारी राशन की दुकान पर पहुंचती हैं। भैया, जरा हमें राशन दे दो। कार्ड बने इतना समय हो गया और आज अचानक इतने वक्त के बाद राशन लेने क्यों आए हो? भैया, सब भाग्य का खेल है। देखो, यहाँ के भी कुछ नियम हैं। आपको आधा ही राशन मिलेगा। क्यों? आधा राशन क्यों मिलेगा? हमें पूरा राशन चाहिए। पूरा राशन तो छोड़िए, आधा राशन भी नहीं मिलेगा अगर ज्यादा बहस की तो। अरे माफ कीजिए, आप थोड़े चावल कम कर दीजिए और साथ में थोड़ी दाल दे दीजिए। राशन वाले से मोटे चावल और दाल लेकर दोनों सास बहू अपने घर आती हैं और फिर भानवी स्टोव जलाकर चावल चढ़ाती है और फिर दाल बनाती है। वहीं सुलक्षणा भुवनेश्वर को अपने हाथों से दाल चावल खिलाने लगती है और बच्चे भी खाना खाने बैठते हैं। मम्मी, तुमने हमें ये सूखी दाल चावल क्यों दिए हैं? हमें कुछ और खाना है। बहू, मुझे पता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए तुमने हमें सिर्फ सूखी दाल चावल दी है ना। मैं कल से ही कमाने जाऊंगा और अपने परिवार का खर्च उठाऊंगा। बेवकूफ मत बनिए। डॉक्टर ने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। आप घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखेंगे। अगर मैं कमाने नहीं जाऊंगा तो ये घर कैसे चलेगा? हाँ पापा जी, वैभव सरकारी नौकरी करते थे। उनके निधन पर हमें कुछ मुआवजा जरूर मिलेगा। मैं कल ही उनके ऑफिस जाकर बात करूंगी। बहुत अच्छा सोचा है बहू, और फिलहाल के लिए दाल में थोड़ा अच्छे से तड़का लगा दे। मैं थोड़ी तीखी दाल बना देती हूँ। सब्जी तो है नहीं, पर तीखी दाल के साथ चावल बहुत अच्छे लगेंगे। साथ ही थोड़ा जीरा है, मैं चावल में जीरा मिला देती हूँ। जीरा राइस जैसा स्वाद आएगा। भानवी एक करछुल में थोड़ा तेल, कुछ लहसुन की कलियां, काला जीरा, ढेर सारी मिर्च, तेज पत्ता और कुछ देसी मसाले डालकर तड़का तैयार करती है और दाल में तड़का लगाकर तीखी दाल बना लेती है। फिर चावल में जीरे का तड़का मिला देती है और फिर पूरे परिवार को खाना परोसती है। वाह मम्मी, तुम्हारी तीखी दाल चावल तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम दोनों सास बहू कुछ भी कर सकती हो। सिंपल से दाल चावल को तीखा करके तुम दोनों ने पूरे खाने का स्वाद ही बदल दिया। ये तीखी दाल चावल तो सब्जी और 56 भोग से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। जिसके बाद पूरा परिवार पेट भरकर खाना खाता है और अगले दिन भानवी वैभव के सरकारी ऑफिस में उसके सीनियर अधिकारियों से मिलने पहुंचती है। सर, मैं वैभव जी की पत्नी हूँ। जी हाँ, बोलिए, क्या काम है आपको?
सर, उनके नाम पर जो मुआवजा आया होगा मैं वही मुआवजा लेने आई हूँ। देखिए, आपके पति के नाम पर कोई मुआवजा नहीं आया है, क्योंकि आपके पति ने खुदकुशी की थी। सर, मेरे पति किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं पर खुदकुशी नहीं कर सकते। ये चाहे जितनी कोशिश कर ले, इसके मुआवजे के पैसे तो मैं ही डकारूंगा। ऐसे ही विश्वजीत बातें बनाकर या कभी किसी दस्तावेज तो कभी किसी सर्टिफिकेट के लिए भान्वी को दिन भर यहाँ वहां भेजता रहता है। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। निराश भान्वी अपने कंधे पर झोला लिए भीड़ भाड़ भरे रेलवे स्टेशन की एक कुर्सी पर बैठकर अपने झोले से दाल चावल का टिफिन निकालकर खाने लगती है। वहीं आसपास खड़े कुछ यात्री भान्वी को देख रहे होते हैं। वो औरत कितनी समझदार है। आज से मैं भी लंच में दाल चावल ही लेकर आऊंगी। दाल चावल खाकर हैवीनेस नहीं लगती है और भेड़ बकरी की तरह भरी ट्रेन में उल्टी भी नहीं होगी। लोगों की बात सुनते ही भान्वी अपना खाना खाती है और पूरे दिन किसी सरकारी अधिकारी का इंतजार करने के बाद भान्वी निराश होकर अपने बच्चों को घर लाने के लिए उनके स्कूल पहुंचती है, जहां एक प्यून भान्वी को स्कूल प्रिंसिपल के कमरे में ले जाता है। मैंने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि हमने आपके बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया है क्योंकि आपने 1 महीने से फीस नहीं भरी है। मैम, सिर्फ 1 महीने की फीस बाकी है, मैं बहुत जल्द फीस भर दूंगी। जी, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, आपके ससुर की तबीयत भी खराब है। ऐसे में आप अपने 2 बच्चों की इतनी महंगी फीस कैसे भरेंगी? हम बच्चों को स्कूल में रखकर फीस का बोझ बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए ये फैसला लिया गया है। आई एम सॉरी। जिसके बाद भान्वी निराश होकर बच्चों को लेते हुए घर लौट आती है और सारी बात भुवनेश्वर और सुलक्षणा को बताती है। अब तो मुझे काम पर जाने दो प्लीज। कुछ भी करूंगा, कहीं चौकीदारी ही कर लूंगा। 2 रुपए तो कमाऊंगा। बड़े स्कूल में नहीं, कम से कम किसी सरकारी स्कूल में तो अपने पोते पोती को पढ़ा पाऊंगा मैं। मम्मी, अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो ट्रेन ड्राइवर कैसे बनूंगी? पापा का सपना था ना कि मैं ट्रेन ड्राइवर बनूं। बच्चों, तुम्हारे पिता तुम्हें जो बनाना चाहते थे तुम जरूर बनोगे। मम्मी जी, पापा जी, आज मैं रेलवे स्टेशन पर बैठी दाल चावल खा रही थी। काफी सारे लोगों ने मुझे देखकर ये फैसला लिया कि वो भी कल से दाल चावल ही लेकर आएंगे क्योंकि दाल चावल बहुत हल्का होता है और रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ के लिए बिल्कुल सही खाना है। क्यों ना मैं रेलवे स्टेशन पर दाल चावल बेचूं? मैं नहीं बहू, हम दोनों सास बहू मिलकर रेलवे स्टेशन पर दाल चावल बेचेंगे। ऐसे ही रात बीतती है और अगले दिन पूरे परिवार के साथ दाल चावल का नाश्ता कर दोनों सास बहू अपना स्टोव, थोड़े चावल, दाल और कुछ बर्तन एक पोटली में बांधकर अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के एक कोने में पहुंचकर थोड़ी साफ सफाई करती हैं और फिर स्टोव जलाकर दाल चावल बनाने लगती हैं, जहां आते जाते ग्राहकों की नजर दोनों सास बहू के मोटे चावलों पर पड़ती है। अरे दुश्मनों को पिज्जा खिलाओ, खुद आकर दाल चावल खाओ। बूढ़ों के पेट का साथी है दाल चावल, सभी उम्र के लिए काफी है। रेलवे स्टेशन पर दाल चावल बेचने वाली सास बहू, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब इन्हीं के पास से गर्मा गर्म दाल चावल ले लिया करूंगी। पर ये क्या, आप लोगों ने तो इतने मोटे चावल बनाए हैं। इतने मोटे चावल मैं नहीं खा सकती। सारी जिंदगी पतले लंबे चावल खाए हैं और अब इस बुढ़ापे में इतने मोटे चावल खाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये क्या बहू, हमारा बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। किसी को हमारे चावल नहीं पसंद आ रहे हैं। मम्मी जी, राशन के मोटे चावल खाना हमारी मजबूरी है, लोगों की नहीं। लोग 10 रुपए ज्यादा जरूर देंगे पर अच्छे चावल खाना पसंद करेंगे, ये मोटे चावल नहीं। बहू चिंता मत कर, मैं कहीं न कहीं से पैसे जुटाकर अच्छे चावल जरूर खरीदूंगी। जिसके बाद दोनों सास बहू निराश होकर घर लौट आती हैं। वहीं रात भर हुई मूसलाधार बारिश की वजह से अगली सुबह पास की एक हाउसिंग सोसाइटी की नाली जाम हो जाती है, तो सुलक्षणा हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात करके सोसाइटी की नालियां साफ करती है और मिले हुए पैसों से बढ़िया चावल खरीद लाती है। और फिर अगले दिन तेज धूप में दोनों सास बहू अपने सारे सामान के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हैं और स्टोव पर दाल चावल बनाने लगती हैं। वाह मम्मी जी, क्या चावल लेकर आई हैं आप। इतने लंबे लंबे चावल। इन चावलों में तो हमें काफी मुनाफा होगा क्योंकि ये चावल स्वादिष्ट भी हैं और सीधा डबल हो रहे हैं। बहू, दाल चावल तो बन गए हैं। ऐसा कर, तू उस वाले प्लेटफॉर्म पर जा, मैं इस वाले प्लेटफॉर्म पर दाल चावल बेचती हूँ। 2 पतीलों में दाल चावल रखकर दोनों सास बहू अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती हैं। कुछ ही देर में आने जाने वाले लोग खुद दोनों सास बहू के पास आने लगते हैं। क्या आज भी आप वही मोटे दाल चावल लेकर आई हैं या फिर थोड़े अच्छे दाल चावल बनाए हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, बहुत अच्छे दाल चावल बनाए हैं हमने। जरा चावल तो देखो कितने लंबे लंबे हैं, बहुत बढ़िया चावल है। अच्छा, तो मेरे टिफिन बॉक्स में थोड़े दाल चावल दे दीजिए। सुलक्षणा तुरंत राहुल के टिफिन बॉक्स में दाल चावल परोस देती है। वहीं दूसरी तरफ भान्वी
ऑफिस जा रही कुछ औरतों के टिफिन बॉक्स में दाल चावल देती है। सभी एक एक निवाला दाल चावल खाते हैं। ये क्या बहन, ये तो बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट है। दाल चावल चाहे जितने भी अच्छे हो पर कुछ अलग होता तो मजा आता। सुबह भी दाल चावल खाकर निकले थे और दोपहर में भी वही सेम चावल दाल। दीदी अब तो आपने दाल चावल जूठे कर दिए। ले लीजिए वरना आज भी मेरे दाल चावल बर्बाद हो जाएंगे। हाँ हाँ दे दो, मैं अचार वगैरह के साथ खा लूंगी, पर इसका कुछ करो, कुछ नया ढूंढो। दोनों सास बहू आपस में कुछ देर बात करती हैं और कम डिमांड वाले जनरल बोगी के यात्रियों को दाल चावल बेचने का फैसला करती हैं। और फिर अगले दिन दोनों सास बहू बच्चों के साथ सब्जी मंडी पहुंचती हैं। मम्मी मम्मी, सड़क के उस तरफ आइसक्रीम वाला है, हमें आइसक्रीम दिलाओ ना। हाँ मम्मी, हमें आइसक्रीम खाना है। बच्चों अभी नहीं, कुछ दिन रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी। मम्मी हमें अभी खाना है। बहू, बच्चे जब जिद करे तो उनकी बात पर ध्यान नहीं देना। तू जरा सब्जियों के दाम पूछ। आलू 40, भिंडी परवल बैगन 80 और ये सब्जियां 110 और साग 30 रुपए बंडल। क्या इतनी महंगी सब्जियां? मम्मी जी, दाल चावल के साथ हम सब्जियां नहीं बेच सकते। ये सब्जियां इतनी महंगी है, इन्हें बनाने में खर्च और बढ़ जाएगा। फिर क्या पता किसे कौन सी सब्जी पसंद हो, हमें 2-3 तरह की सब्जियां भी रखनी पड़ेगी। मम्मी सब्जियां मत लो, तुम सीधे दाल चावल बनाना, हम वही खा लेंगे। अरे बहू, अपने स्पेशल तीखे दाल चावल वाली रेसिपी तो हम भूल ही गए थे। उससे अच्छे दाल चावल तो बन ही नहीं सकते। हम दोनों सास बहू रेलवे स्टेशन पर तीखे दाल चावल बेचेंगे। अगले दिन दोनों सास बहू रेलवे स्टेशन आकर दाल चावल बनाकर एक कड़छुल में थोड़ा तेल लेकर गैस स्टोव पर चढ़ाती हैं। बहू, इस बार तड़का देते हुए मिर्च के टुकड़ों के साथ 2-4 खड़ी लाल मिर्च भी डाल दे। दाल और तीखी बनेगी, खाने में और मजा आएगा। ये लहसुन की कलियां, तेज पत्ते, ये कटी हुई हरी मिर्च और ये खड़ी लाल मिर्च। ऐसे ही दोनों सास बहू तड़का तैयार करती हैं। तभी दाल में तड़का लगाते ही पूरे रेलवे स्टेशन पर तीखे दाल चावल की खुशबू फैल जाती है। देखते ही देखते दोनों सास बहू के सामने काफी ग्राहक इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये आप दोनों रेलवे स्टेशन पर इतना जोरदार तड़का किस चीज में दे रही हैं? मुझे तो खांसी आने लगी। बेटा, हमने तीखे दाल चावल बनाए हैं, खाकर देखो, बहुत स्वादिष्ट है। वो तो दाल की खुशबू से ही पता चल रहा है। जरा मुझे 1 प्लेट दाल चावल दीजिए। मुझे भी 1 प्लेट दाल चावल दीजिए। मुझे भी 1 प्लेट दाल चावल दीजिए। अच्छे लगे तो मैं पैक कराकर घर लेकर जाऊंगा। बहू, तू फटाफट थाली परोस, मैं सभी को दाल चावल देकर पैसे लेती हूँ। भानवी पत्तों की बनी थैलियों में अपने तीखे दाल चावल परोसती है। वहीं सुलक्षणा सभी ग्राहकों को तीखे दाल चावल देती है और सभी ग्राहक रेलवे स्टेशन के एक कोने में खड़े होकर तीखे दाल चावल खाते हुए सिसकियां भरने लगते हैं। अरे वाह, क्या दाल चावल है। मेरी मम्मी भी दाल चावल बनाती है पर खाने का मन ही नहीं करता। लेकिन आप दोनों के ये तीखे दाल चावल तो मैं पेट भरकर खा सकता हूँ। दरअसल डॉक्टर ने मुझे दाल चावल खाने के लिए ही कहा है। अब से मैं रोज आपके दाल चावल ही खाऊंगा। वाह वाह, तुम दोनों सास बहू ने दाल चावल को एक नया रूप दे दिया है। तीखे दाल चावल, हाँ, वो भी रेलवे स्टेशन जैसी जगह पर। अब तुम दोनों रेलवे स्टेशन पर तीखे दाल चावल वाली सास बहू के नाम से जानी जाओगी। बताओ कितने पैसे हुए? हम दोनों सास बहू मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। हम अपने स्वाद को बेचना नहीं चाहते, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। आप लोगों को जो सही लगे दे दीजिए। आप इसे 50 रुपए प्लेट बेचिए। अरे आप इसे 50 रुपए प्लेट बेचिए, क्योंकि आप अच्छी खासी मात्रा में चावल दे रही हैं और आपकी तीखी दाल भी बहुत स्वादिष्ट है। लोग 50 रुपए में आपके तीखे दाल चावल जरूर खरीदेंगे। जिसके बाद दोनों सास बहू ग्राहकों से अपने तीखे दाल चावल के पैसे ले लेती हैं। जहाँ कुछ ग्राहक घर के लिए दाल चावल पैक भी करवाते हैं, वहीं रेलवे स्टेशन के दूसरे लोग भी दोनों सास बहू के तीखे दाल चावल खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते दोपहर बीत जाती है और दोनों सास बहू के सारे तीखे दाल चावल खत्म हो जाते हैं। देखा बहू, मैं कहती थी ना कि हमारे तीखे दाल चावलों से अच्छा कुछ नहीं है। और खासकर जब तीखे दाल चावल तू बनाती है तो स्वाद डबल हो जाता है। आज बच्चों के लिए रात में आइसक्रीम लेकर आऊंगी और कल थोड़े ज्यादा दाल चावल लेकर आएंगे। साथ में पार्सल के लिए फॉइल की कटोरियां भी ले लूंगी। बिजनेस में जब तक थोड़ा खर्च ना हो तब तक बिजनेस बढ़ता नहीं है। दोनों सास बहू अपना सामान समेटकर मिठाई और आइसक्रीम लेकर घर पहुंचती हैं। भाई, तुम दोनों सास बहू मिठाई और आइसक्रीम लेकर आई हो। लगता है तुम दोनों का आइडिया काम कर गया।
मम्मी के बनाए तीखे दाल चावल कोई ना खरीदे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों मम्मी? बच्चों, ये तुम्हारे विश्वास का ही नतीजा है कि ग्राहकों को हमारे तीखे दाल चावल बहुत पसंद आए। उन्होंने खुद हमारे दाल चावल की कीमत 50 रुपए तक की है। अब चलिए जल्दी से खाना खाते हैं। जिसके बाद भानवी सभी के लिए तीखे दाल चावल के साथ थोड़ी खीर बनाकर सभी को खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और दोनों सास बहू की रेलवे स्टेशन पर अच्छी कमाई होने लगती है। ऐसे ही एक दिन संजय अपने कुछ आदमियों के साथ तीखे दाल चावल बेच रही दोनों सास बहू के पास आता है। वो देखिए मम्मी जी, रेलवे स्टेशन की कैंटीन वाले भी हमारे तीखे दाल चावल खाने आए हैं। बोलिए भैया, कितने प्लेट दूं? अरे मैं तेरे दाल चावल खाने नहीं आया हूँ। अरे मैं तेरे दाल चावल खाने नहीं आया हूँ। तुझे ये बताने आया हूँ कि आज से तुम दोनों सास बहू यहाँ तीखे दाल चावल नहीं बेचोगी। चलो निकलो यहाँ से। ये रेलवे स्टेशन तेरे ससुर ने तुझे दहेज में दिया है, जो हमें धमकी देकर भगा रहा है? हम तो रेलवे स्टेशन पर अपने तीखे दाल चावल बेचेंगे। सुलक्षणा की बात खत्म होते ही संजय अपने आदमियों के साथ उनका सामान छीनकर जमीन पर पटकने लगता है। साथ ही उनके सारे बर्तन, राशन और दाल चावल प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है। अगर हमसे पंगा लिया ना तो अच्छा नहीं होगा, समझे? अब तो हम रेलवे स्टेशन पर तीखे दाल चावल ही बेचेंगे। देखते हैं कौन हमें रोकता है। तो रोज तोड़ेगा, मैं रोज बनाऊंगी, रोज बेचूंगी। दोनों सास बहू की जिद देखकर संजय और विजय वापस चले जाते हैं। वहीं दोनों सास बहू दुखी होकर अपने घर आकर चौखट पर बैठी होती हैं। तभी मकान मालिक शिवशंकर आता है। अरे तुम दोनों सास बहू ने अभी तक मेरा किराया नहीं दिया और घर का एडवांस पैसा भी नहीं दिया। आज तो मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। हमें थोड़ा वक्त और दे दीजिए, हम आपके पैसे दे देंगे। और कितना समय चाहिए तुम्हें? इतना समय तो दे दिया। अब अगर महीने भर के अंदर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, समझी? इतना कहकर शिवशंकर वापस चला जाता है। बहू, तू क्या सोच रही है? अब क्या करेगी? अब जब मैंने उसे चैलेंज दे ही दिया है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं मिट्टी के बर्तन बना लूं। वो रोज तोड़ेगा, रोज बनाऊंगी। इससे पैसे भी नहीं लगेंगे क्योंकि मिट्टी तो फ्री है। जिसके बाद दोनों सास बहू एक मैदान में आकर थोड़ी मिट्टी इकट्ठा करके अपने घर लाकर पतीले बनाती हैं और अगले दिन दोनों सास बहू दोबारा रेलवे स्टेशन पहुंचती हैं और तीखे दाल चावल बनाकर फॉयल के डिब्बों में पैक करती हैं। मम्मी जी, फॉयल के डब्बों में हमारे तीखे दाल चावलों को पैक करके सीधे रेल डिब्बों में बेचने का आपका आइडिया बहुत अच्छा है। अब हम अपने ग्राहकों को किसी भी तरह से अपने तीखे दाल चावल बेच सकते हैं। बहू, पर याद रखना, ट्रेन चालू होने से पहले उतर जाना और मेरे साथ ही रहना। आजकल का जमाना सही नहीं है। दोनों सास बहू बड़े थैलों में अपने पैक किए हुए दाल चावल रखकर ट्रेन में चढ़ जाती हैं। सास बहू स्पेशल तीखे दाल चावल, सास बहू स्पेशल तीखे दाल चावल, बोलिए बोलिए। ट्रेन में बैठे काफी ग्राहक दोनों सास बहू से तीखे दाल चावल खरीदने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में बैठे आवारा कल्लू और कालिया भानवी को गंदी नजर से देखने लगते हैं। इसके दाल चावल क्या तीखे होंगे ना? न जाने इससे ज्यादा तीखी तो ये खुद है। अरे जाने मन, ये रेलवे स्टेशन पर क्या तीखे दाल चावल बेच रही हो? हमारे साथ चलो, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। अरे करम चले कल मुहे, जाकर अपनी माँ बहन की जिंदगी बना। मेरी बहू अपनी जिंदगी खुद बना लेगी। सुलक्षणा का गुस्सा देखकर कल्लू और कालिया चलती ट्रेन से उतर जाते हैं। वहीं भानवी और सुलक्षणा भी ट्रेन से उतर जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। दोनों सास बहू संजय और विजय की नजर में आए बिना अपने तीखे दाल चावल बेचती रहती हैं। पर एक दिन आशुतोष की नजर चलती ट्रेन से उतरते हुए दोनों सास बहू पर पड़ जाती है। तभी आशुतोष तुरंत अपनी टीम के साथ दोनों सास बहू के पास आता है। सर, आप दोनों सास बहू बाहर निकलिए रेलवे स्टेशन से। आप लोगों को यहाँ अपने तीखे दाल चावल नहीं बेचने हैं। क्यों बेटा, क्या हो गया? देखिए, इस उम्र में इतना सारा सामान लेकर आप लोग चलती ट्रेन में चढ़ रही हैं, उतर रही हैं, वो भी रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर। कल को अगर आपको कुछ हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? सॉरी सर, अब हम चलती ट्रेन से नहीं उतरेंगे, पर हमें रेलवे स्टेशन पर तीखे दाल चावल बेचने से मत रोकिए। आशुतोष दोनों सास बहू को छोड़ देता है और फिर शाम को दोनों सास बहू अपने घर लौट आती हैं, जहां दोनों बच्चे प्लास्टिक के ग्लास पर गुब्बारा लगाकर उसमें एक नली बनाकर किसी भोंपू की तरह बजा रहे होते हैं। अरे तुम दोनों इतने निराश मत हो। वो देखो, बच्चों ने जैसे भोंपू बनाया है वैसे ही तुम एक माइक बना लो और बच्चों की मदद से दो डंडों पर एक लंबा कागज या कोई कपड़ा लगाकर उस पर अपने तीखे दाल चावलों का एक बोर्ड बना लो।
रेलवे स्टेशन पर जहाँ भी खड़ी रहोगी, दूर से ही तुम्हारी आवाज लोगों को सुनाई देगी और तुम्हारा बोर्ड पढ़कर लोग तुम्हारे पास चले आएंगे। भुवनेश्वर का आइडिया दोनों सास बहू को पसंद आता है, जिसके बाद सुलक्षणा न्यूज़पेपर से एक बड़ा माइक बनाती है। वहीं भानवी 2 डंडों में सूती कपड़ा बांधकर रेलवे स्टेशन पर तीखे दाल चावल बेचने वाली सास बहू के नाम का बोर्ड बनाती है। और फिर अगले दिन दोनों सास बहू रेलवे स्टेशन पर अपना बोर्ड लेकर खड़ी हो जाती हैं और भानवी माइक में आवाज देकर ग्राहकों को बुलाने लगती है। अरे कहाँ गायब हो गए थे आप दोनों सास बहू? 2 दिनों से मुझे तीखे दाल चावल नहीं मिल रहे थे, जल्दी मुझे तीखे दाल चावल दीजिए। रेलवे स्टेशन जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर ये बोर्ड और ये माइक बनाकर आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। कभी कभी प्लेटफॉर्म बदल जाने की वजह से हमें पता ही नहीं चलता था कि आप दोनों कहाँ पर हैं। ग्राहकों से ऑर्डर मिलते ही सुलक्षणा अपना स्टोव जलाकर मिट्टी की हांडी में अपनी तीखी दाल गर्म करने लगती है। अरे वाह, अब तो आप दोनों सास बहू मिट्टी की हांडी में तीखे दाल चावल बना रही हैं। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। कल ही मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था कि मिट्टी के बर्तनों में पका हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। ऐसे ही दोनों सास बहू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगती हैं, जिससे भानवी अपने घर का किराया भर देती है, साथ ही अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा देती है। धीरे धीरे स्टेशन पर आने वाला हर व्यक्ति सास बहू के तीखे दाल चावल खाने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। धनंजय की रेलवे कैंटीन की बिक्री कम होने लगती है और ये खबर लेकर संजय और विजय धनंजय के ऑफिस में जाते हैं। तुम्हें ये बात मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। अब ग्राहकों को उसके स्वाद की आदत लग गई है। पहले उसका पति हमारे पीछे पड़ा था, अब ये। पर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ऐसे ही रात होती है। दोनों सास बहू अपना सामान समेट रही होती हैं। बहू जल्दी कर, आज हमें घर पहुँचते पहुँचते रात होने को है। मम्मी जी, आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर किसी रिक्शे वाले को रोकिए, तब तक मैं यहाँ झाड़ू मार कर आती हूँ। सारा सामान लेकर सुलक्षणा रेलवे स्टेशन से बाहर निकल जाती है। तभी धनंजय अपने कुछ आदमियों के साथ भानवी को चारों तरफ से घेर लेता है। वहीं धनंजय के आदमी भानवी के पल्लू और ब्लाउज को खींचने लगते हैं। रेलवे स्टेशन के सुनसान होने का फायदा उठा रहे हो तुम लोग? एक एक का मुंह नोच लूंगी, छोड़ दो मुझे। तू क्या मेरा मुंह नोचेगी? लोग तुझे खुद कल मुंह बुलाएंगे जब तू इन फटे कपड़ों में इस सुनसान इलाके से निकलेगी। खबरदार जो यहाँ दोबारा तीखे दाल चावल बेचने आई। भानवी को धमकी देकर धनंजय अपने आदमियों के साथ वापस चला जाता है। रोते हुए भानवी रेलवे स्टेशन के सुनसान इलाके से बाहर निकलती है और सुलक्षणा को सारी बात बताती है। सुलक्षणा तुरंत भानवी को एक रिक्शे में बिठाकर घर ले जाती है। बहू, ऐसा ही कुछ दृश्य सालों पहले महाभारत में हुआ था। उन दुष्टों को जो सजा मिली वो आज इतिहास बन गया है, इसलिए तू चिंता मत कर, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अगले दिन दोनों सास बहू अपने तीखे दाल चावल लेकर रेलवे स्टेशन आती हैं, जहां धनंजय की भेजी हुई कुछ औरतें दोनों सास बहू को घेर लेती हैं। अरे ये वही कलमुही है ना जिसने अपने पति को खा लिया? मैंने तो सुना है किसी दूसरे मर्द के चक्कर में अपने पति को मरवा दिया था। अरे बड़ी बच्चलन औरत है। कल ही मैंने इसे रेलवे स्टेशन की सुनसान जगह पर 4-5 मर्दों से घिर कर बातें करते देखा था। अरे मेरे पास तो गवाह भी है, एक आदमी ने इसका पल्लू भी पकड़ रखा था। छी, तुम इतनी गंदी औरत हो, दिन में तीखे दाल चावल और रात में ऐसा काम। छी, आज से मैं तुम्हारे तीखे दाल चावल नहीं खरीदूंगी। हम भूखे रह लेंगे पर खाना इज्जतदार लोगों के हाथों का ही खाएंगे। यहाँ तो इन्होंने अपनी इज्जत ही बेच दी। छी, ये लोग झूठ बोल रही है, मेरी बहू ऐसी बिल्कुल नहीं है। अरे इसकी सास खुद अपनी बहू से ये सब करवाती है, इसलिए तो अपनी बहू का साथ दे रही है। झूठ की लहर के आगे सच्चाई का पौधा उखड़ जाता है और ये खबर जंगल में लगी आग की तरह हर जगह फैल जाती है। दोनों सास बहू अपने बच्चों को लेकर स्कूल से लौट रही होती हैं, तभी कुछ पड़ोसने, बहनों, जब हम कहते थे कि इसका कहीं चक्कर चल रहा है तब लोग हमें डांटते थे, अब देखो उसने मेरी बहू का नाम बदनाम किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन भुवनेश्वर किसी अमीर आदमी की तरह तैयार होकर हाथों में नोटों से भरा बैग लेकर सीधे धनंजय के ऑफिस पहुंचता है। जी, इस रेलवे स्टेशन की कैंटीन टेंडर मैं खरीदना चाहता हूँ। अरे ये टेंडर मैंने 100 करोड़ में खरीदा है। मैं आपको 200 करोड़ दूंगा और आप टेंडर टाइमिंग के 1 महीने पहले मुझसे अपना टेंडर वापस ले लीजिएगा। क्या टेंडर का दाम सीधे 2 गुना और समय से 1 महीने पहले आप टेंडर दोबारा मुझे दे देंगे? हाँ, मैं तैयार हूँ, पर आपको अभी सारे पैसे देने पड़ेंगे, वो भी कैश। पैसे के लालच में धनंजय तुरंत रेलवे स्टेशन का टेंडर भुवनेश्वर के नाम कर देता है
और घर पहुंचकर जैसे ही धनंजय बैग खोलकर देखता है, ऊपर के कुछ नोट असली और नीचे के सारे नोट नकली निकलते हैं। मुझे उल्लू बनाया, छोड़ूंगा नहीं इसे। जानता नहीं है पैसों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगले दिन भुवनेश्वर अपने पूरे परिवार के साथ रेलवे स्टेशन के टेंडर का उद्घाटन कर रहे होते हैं। तभी धनंजय अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचता है। वहीं वैभव की फोटो पर माला चढ़ी देखकर धनंजय, कौन हो तुम लोग और इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? और बुढ़े, तुमने मुझे नकली पैसे क्यों दिए? ये मेरा बेटा है जिसे तूने मारा। ये मेरी बहू, पत्नी और ये मेरे बेटे के बच्चे। और ये गवर्नमेंट टेंडर कैसे बेचा तूने, हाँ? और वैसे भी तू कौन सा लोगों को असली खाना खिलाता है? ये क्या उल्टी सीधी बात कर रहा है? मेरी कैंटीन में सबसे बेस्ट खाना बनता है और मैंने तेरे बेटे को नहीं मारा। जरा रेलवे स्टेशन की स्क्रीन पर देख। सभी लोग रेलवे स्टेशन पर लगी स्क्रीन की तरफ देखते हैं, जिसमें कैंटीन के दरवाजे पर खड़े वैभव की वीडियो प्ले होती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 25 किलो चावलों में 50 किलो प्लास्टिक के चावल मिलाए जा रहे हैं और खराब दाल में जिलेटिन मिलाया जा रहा है ताकि दाल स्वादिष्ट बने। मैं फूड इंस्पेक्टर वैभव इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आया हूं, पर रेलवे स्टेशन के कैंटीन टेंडर ओनर धनंजय ने मुझे देख लिया है और अपने आदमियों को मेरे पीछे भेजा है। ये वीडियो उसने कब बनाई? और ये वीडियो तुम्हारे पास थी तो अब तक तुम लोग चुपचाप क्यों थे? तूने मुझे छेड़कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी। मेरी सास और मैं तुझसे बात करने तेरे ऑफिस में आए थे, पर ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी हमने तेरी बातें सुनी। पहले मैंने पैसे खिलाकर ये रेलवे की कैंटीन का टेंडर खरीदा, फिर उस वैभव को मौत के घाट उतारा। अब मेरे कॉम्पिटिटर, उसकी माँ और बीवी को भी मैंने बदनाम कर दिया और शायद जो वीडियो उसने बनाई थी वो वीडियो भी उसी के साथ खत्म हो गई है। अब मुझे माला माल होने से कोई रोक नहीं सकता। तेरे मुंह से ही वीडियो की बात सुनकर हमने अपने बेटे की सारी चीज छान मारी और हमें ये वीडियो मिल गया। धनंजय के खिलाफ मिले वीडियो देखकर कोर्ट धनंजय को उम्र कैद की सजा देती है और रेलवे स्टेशन की कैंटीन का टेंडर दोनों सास बहू के नाम कर देती है, जहां दोनों सास बहू अपने तीखे दाल चावल बेचती हैं और वैभव के बलिदान को देख रेलवे स्टेशन का नाम वैभव रेलवे स्टेशन रख दिया जाता है। जिसके बाद दोनों सास बहू मेहनत कर अपना घर वापस खरीद लेती हैं और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताती हैं।